राष्ट्रहित सर्वप्रथम। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पे हमारे चीफ एडिटर श्री सुरेश चौहानके जी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में गए हैं और हर एक सेक्टर के लोगों से इनकी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। और इसी दौरान हमारे जो कुलीग हैं, हम भी अभी 15 कुलीग यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि जब सर जाकर के समाज के विभिन्न वर्गों से, समाज के विभिन्न क्षेत्र के हस्तियों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे उनकी राय जान रहे हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी सर से जाकर के बात करते हैं। और चूंकि हम लोग भी जर्नलिस्टिक फील्ड से आए हैं, कोई 20 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 5 वर्ष के अनुभव लेकर के विभिन्न मीडिया हाउस में काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोगों के व्यूज क्या है और सर के व्यूज क्या है। क्योंकि जब तक सुदर्शन न्यूज में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसके पहले हम जिस किसी भी हाउस में थे, उस हाउस के विचारधारा पे चलते थे। अब सुदर्शन न्यूज में आने के बाद सुदर्शन न्यूज की विचारधारा, जो कि विचारधारा वैसी विचारधारा जो बाकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। आप यूं कहें कि आप विपरीत धारा में आप बहते हैं जब सुदर्शन न्यूज में आप काम करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ऊहापोह की स्थिति थी कि यहाँ पर आने के बाद काम में तालमेल कैसे बैठेगा। इसको लेकर के हम लोगों ने ये मौका चुना और सर से बातचीत करने की ठानी। मैं यहाँ पर रेजिडेंट एडिटर के रूप में काम करता हूं और सर से हमारी यदा कदा बात होती रहती है इन सब मुद्दों पे। तो आज का मौका जब 15 वर्ष पूरा हो गया है, तो हम लोगों ने इस मौके पर भी बात करने की सोची। सुरेश जी, सबसे पहले जो ख्याल आता है लोगों के मन में कि आप तो धारा के विपरीत बहने वाले पत्रकार हैं, जो धारा चल रही है यहाँ पर उस धारा से भी बिल्कुल विपरीत। तो लोगों के मन में जब आपके पास लोग आते हैं तो सबसे पहले एक संशय रहता है कि पता नहीं हम उनके साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्या आपके मन में भी कोई संशय होता है? मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी धारा मुख्य है, क्योंकि ये धारा सनातन है। दूसरे जो चल रहे हैं वो धारा विपरीत है। हाँ, विरुद्ध बहनी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि जब मैं 15 साल पहले सुदर्शन को लेके आया था, तो जो ज्यादा एक दिशा में बहनी वाली विपरीत धारा थी, लोग उसको मुख्य धारा समझ रहे थे और इसलिए मुझे धारा के विरुद्ध मान रहे थे। तो हमने तय किया कि विरुद्ध बहेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचना जरूरी है। आपकी लक्ष्य की दिशा अगर मेन स्ट्रीम से विपरीत है तो भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहुंचना वहां है। बहुत बार क्या होता है, मैं हमेशा एक किस्सा बताता था कि जब दिशा तय नहीं होती तो क्या होता है। मैं अपने भाषणों में हमेशा बताता था, खास करके कार्यकर्ताओं को, कि अपनी दिशा पर कैसे निर्भर रहना चाहिए, कैसे ठान लेना चाहिए। एक व्यक्ति था और बीड़ी पीता था, उसने माचिस निकाली और बीड़ी पीने के लिए उसने सुलगानी, तो उसके ध्यान में आ गया इधर से हवा है। चलो चल रहा था पूर्व की तरफ, लेकिन माचिस सुलग नहीं रही थी, बीड़ी जल नहीं रही थी, तो वो उल्टा हो गया और उसने ऐसी माचिस सुलगानी क्योंकि इधर से हवा ना आए, बीड़ी जल गई। तो चल इधर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अरे इधर बीड़ी पीना मुश्किल है, बिल्कुल इधर सही, इधर चल गए। तो क्या वो आदमी अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा? हिंदुस्तान के ज्यादातर मीडिया हाउस, पत्रकार, उनको पता ही नहीं कि जाना किधर है। कहीं किसी की पेट की बीड़ी सुलग रही है, कहीं किसी की नशा की सुलग रही है, कहीं किसी के अहंकार की सुलग रही है, कहीं किसी की राजनीतिक इच्छा की सुलग रही है, उस दिशा में चल रहा है। मीडिया का लक्ष्य इस तरफ है और आप जा दूसरी तरफ रहे तो कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए हमने तय किया 15 वर्ष पहले, जबकि अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहना एक तरीके से गाली लोग मानते थे, लोग टीका नहीं लगाते थे, क्या क्या करते थे, तब हमने ये शुरू किया। इसलिए आपका जो पहला प्रश्न था कि क्या ये प्रवाह के विरुद्ध है, तो था, लेकिन आज तो प्रवाह हमारे पीछे चल रहा है। 15 वर्ष बाद यह हमारा यश है। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहने में ही गुमान महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है, उसमें से कुछ सीजनल हो सकते हैं, कुछ मार्केट के हो सकते हैं, कुछ टीआरपी के हो सकते हैं, लेकिन चले हैं ना हमारे पीछे। 15 वर्ष पहले का लिटरेचर निकालिए सुदर्शन का, आपको ध्यान में आएगा, उसमें हमने लिखा है कि हम ऐसा चैनल बनाएंगे कि बाकी मीडिया को हमारी कॉपी करनी पड़ेगी, और आज कर रहे हैं। जय हिंद सर, मैं सौरभ तिवारी हूं और सर आप सुदर्शन न्यूज़ को देश में ही नहीं विदेश में भी सूर्य के भांति लगातार आप प्रकाशमान कर रहे हैं। कई बार विदेशों को भी आपने यात्रा की। अभी 15 साल पूरे होने पर नितिन गडकरी जी की हमने भाषण सुन रहे थे और मैं बीजेपी कवर करता हूं, कई नेता बताते हैं कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनके साथ काम किए हैं। सर वहाँ से छोड़कर मीडिया हाउस में आना, सर क्या मन में सोच थी आज सर आपकी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद के काम में जो कार्य पद्धति, उसमें एक बात हमेशा कही जाती थी, जहाँ कम वहाँ हम। मतलब समाज के जिस क्षेत्र में कमी है वहाँ पर आप जाइए और उसको पूरा करिए। मैं तो एक आंदोलक कार्यकर्ता था, स्टूडेंट लीडर था, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम पॉलिटिक्स में आओ।
एक बड़े देश के नेता ने भी मुझे तब कहा था कि सुरेश तुम्हारा वास्तविक फील्ड पॉलिटिक्स है, तुम इधर आओ। मैंने कहा नहीं, कमी मीडिया में है। देश का मीडिया, देश का बॉलीवुड, देश का साहित्य जगत इस देश के हिंदुओं को हीन भावना निर्माण करने का षड्यंत्र करता है, और इसलिए मेरा काम है उसके अंदर जाके स्वाभिमान तैयार करने का। और हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रवादी चैनल नहीं है, मैं वो चैनल शुरू करूंगा। इसलिए मैं पॉलिटिक्स या बाकी क्षेत्रों में न जाके, वैसे मेरी चॉइस तो आध्यात्मिक क्षेत्र होती, मैं पत्रकार नहीं होता तो या तो उधर होता, या हो सकता है कि मैं कोई आज जिसको लोग मतलब अतिवादी भी आंदोलन कहे वो भी करता, क्योंकि संघ के संस्कार नहीं होते तो शायद बंदूक लेके भी मैं जिहादियों के खिलाफ लड़ने में पीछे नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये संस्कार किए कि ये तो बहुत बम बांधकर फट जाना सबसे आसान है, वो मृत्यु क्या काम की। देश के लिए मरने वाले बहुत मिलेंगे, देश के लिए जीना चाहिए। और इसलिए सबसे मुश्किल फील्ड जिसमें कोई हिंदुवादी पत्रकार नहीं था वो हमने चुना, और हंसी मजाक आपका सब कुछ हुआ, लेकिन चलते रहे। आज वही लोग अभिनंदन कर रहे हैं। जय हिंद सर, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज़ के शौर्य के 15 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आपको शुभकामनाएं। और उसमें से कुछ वक्त हमको भी मिला सहभागिता इस आंदोलन में निभाने के लिए, तो सबसे पहले आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा। और मेरा प्रश्न तो था कि आप राजनीति में कब आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपने इससे पहले प्रश्न में आपने स्पष्ट कर दिया, मेरा प्रश्न आपसे अब ये है कि एक युवक जो कि संन्यास लेना चाहता था, आपके बारे में जब पढ़ा, जब आपके बारे में इंटरव्यूज़ पढ़े, लोगों से बात की, तो जानकारी यही मिली कि एक युवक जो संन्यास लेना चाहता था वो एक न्यूज संस्थान का संस्थापक बना और आज देश विदेशों में अलग जगाने के काम कर रहे हैं। मैं ये 1996 की बात है, और मैं मेरे गुरुजी जनार्दन स्वामी जी के 8वें पुण्य स्मरण पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है ऐसा हमने सोचा था। मैं कभी छोटा नहीं सोचता, मैं बड़ा ही सोचता हूँ। तो उनके पुण्यतिथि पर हमने कहा कि कम से कम जो पुण्यतिथि 8वीं है तो 8 लाख लोगों का कार्यक्रम करेंगे, और इतना बड़ा कार्यक्रम उस संस्थान ने कभी किया नहीं था। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मेरा कॉलेज लाइफ खत्म हुआ था और मेरे पास या तो पॉलिटिक्स या दूसरी तरफ जाने का रास्ता था। तो मैंने सोचा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां लोग खुद का पुण्य कमाने के लिए, खुद की समस्याएं दूर करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उसी धर्म और उसी आध्यात्म से जिससे वो अपना फायदा चाहते हैं उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आते। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में जाके काम करेंगे। और मैंने एक नारा दिया मराठी में, मैंने वो नारा ये था कि देहाकडून देशाकडे जातानी, देहाकडून देवाकडे जातानी देश लागतो। हिंदी में उसका मतलब ये होता है कि देह से देव तक जाने में रास्ते में देश लगता है। ये मैंने नारा दिया था, और उसमें मैंने आग्रह क्या किया सारे धार्मिक संस्थानों को कि धार्मिक मंदिर में आप जाइए, आरती होने के बाद सारे नारे दिए जाते, सारे भगवानों के। मैंने कहा कि इसके साथ भारत माता का नारा जोड़िए। ये मैंने 95-4 में आंदोलन चालू किया, और उसके बाद ये महाराष्ट्र में पूरी जगह चलाया, उत्तर में भी काफ़ी जगह चलाया, और आध्यात्मिक क्षेत्र में गया। तो तब संन्यास लेने की बात आई थी उसके समाप्ति के दिन, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा कि सुरेश आपको दूसरा काम करना है। तो फिर हमने कहा ठीक है, नहीं लेते। उसके बाद शादी हो गई, लेकिन मन से इच्छा कभी गई नहीं। उसके बाद एक भागवत कथा थी, हमारे देश के बड़े संत हैं, नाम लेके ही बताता हूँ, अवधेशानंद जी, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर जुने अखाड़े के। तो मैं और मेरी पत्नी, मैंने पत्नी से बात की, मैंने कहा ये इच्छा मेरे मन में है, तो क्या तुम भी संन्यास लोगी? तो चलो अपन लेते। उन्हें मैंने तो कहा है कि जहाँ आप वहाँ मैं, तो हम दोनों उनको मिलने गए, और मैंने कहा कि ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन अब हम विवाह के बाद भी संन्यास लेना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तब अवधेशानंद जी ने फिर कहा कि सुरेश जी आप इसके लिए नहीं बने हैं, ये बाद में भी हो सकता है, उसके पहले आपको कोई बड़ा काम करना है। तो मैंने कहा क्या काम करना है? बोले वो अपने आप सही समय पे बताएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर रह गया। और उसके बाद 3-4 महीने में ही मैंने मीडिया में जाने का निर्णय किया, और आज मीडिया में हूँ। तो ऐसा नहीं कि संन्यास का रास्ता बंद हुआ है, भविष्य में सोचा जा सकता है, लेकिन संत बनने के पहले सैनिक बनने की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। और इसलिए मीडिया में आकर सैनिक वाला काम मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सेनापति हूँ या कुछ बड़ा कुछ हूँ, लेकिन मैं एक सैनिक वाला काम कर रहा हूँ। जैन सर, 15 वर्ष पूरे हो गए हैं चैनल को, और इसके बीच में हमने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कई बार हमारे चैनल के ऊपर कई दूसरे पत्रकारों ने भी टिप्पणियां की है, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि
कई अगर हम चैनलों के एंकर्स की बात करें, कई अपनी चैनल्स पर कुछ खबरें चलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो उस खबर के लिए वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर उस खबर को हटा देते हैं। लेकिन आज तक सुदर्शन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कोई खबर चलाई या फिर उस खबर को हटा दिया, उस खबर के लिए माफ़ी मांगी। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या कभी 15 साल के बीच में ऐसी कोई खबर आई कि जिस खबर को ना चलाने के लिए कभी आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया हो, और अगर डाला गया हो तो आपका उस पर क्या जवाब होगा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 15 वर्ष में अगर आप गुना 365 करेंगे तो कितने दिन और कितने घंटे होते हैं देखिए। इसमें हमने कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा शब्दों को चैनल से टेलीकास्ट किया होगा, और हमारे वेबसाइट से भी करीब करीब मेरे ख्याल से 150 करोड़ शब्द टाइप हुए होंगे, जो एवरेज है। इसमें हमने 15 वर्ष में एक बार भी अपना कोई भी शब्द कभी भी वापस नहीं लिया, ना किसी शब्द के लिए माफी मांगी। ऐसे दुनिया के हम एकमात्र चैनल हैं, इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। क्योंकि ये दंभ नहीं है, ये दंभ नहीं है, ये क्या है? विश्वास है कि हम बोलने के पहले सोचें। क्योंकि कहते हैं ना कि बंदूक से एक बार गोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती, वैसे ही शब्द है, गोली का निशाना चुक सकता है लेकिन शब्द का नहीं चुकता है। और इसलिए आपको शब्द उपयोग में लाने के पहले सोच समझ कर लाना चाहिए, और इसलिए हम बोलने के पहले सोच लेते हैं। आप लोग में से कई लोग एडिटोरियल मीटिंग में होते हैं, या कई लोग कभी कभी रिपोर्टर मीटिंग में भी ऐसी बातें आती है कि हम कितना बारीकी से सोचते हैं। लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है? राष्ट्र सर्वप्रथम। जब हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो पीछे हटने का कारण क्या है? और हम सैनिक हैं, हम जब कह रहे हैं कि हम सैनिक हैं तो सैनिक कभी पीछे हटता है क्या? कभी नहीं। सैनिक सिर्फ क्या जानता है? विजय, आगे जाना, संघर्ष करना, वो हमारी भूमिका रहती है, इसलिए कभी नहीं किया। हाँ, रही बात दबाव की, कभी भी मुझे आज तक किसी ने भी किसी न्यूज को रोकने के लिए फोन नहीं किया। हाँ, ये कहा होगा कि आपका ये खबर चल रही है, आप ऐसा कह रहे, ये सत्य है, हमने सत्य सुना। ये भी होगा, अपने पालघर की बात की कि मेरे गुरु को या बाकी लोगों को जाकर मिले। लेकिन प्रश्न है कि मेरे ऊपर प्रत्यक्ष दबाव लाया गया क्या? तो मुझे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने रोकने के लिए नहीं कहा। हाँ, दबाव के तरीके अलग थे। जैसे जाकिर नाइक का जब हमने मुद्दा उठाया तो 9 सांसद, मुस्लिम सांसद और तब के अल्पसंख्यक मंत्री प्रधानमंत्री को जाकर मिले, मुझे नोटिस हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, मैं विस्तार से कई बार इसको बता चुका हूं। हाँ, लेकिन हम नहीं झुके। या संसद में प्रभु रामचंद्र जी का नाम के ऊपर जब नरेश अग्रवाल ने गंदी टिप्पणी की थी और उन्होंने उसको कार्रवाई से निकल दिया और सारे मीडिया हाउस चुप हो गए, हम चुप नहीं हुए। हमने कहा कि ये इसकी सजा मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी के विरुद्ध 50 सांसद एक साथ खड़े हो गए। उस प्रिविलेज नोटिस में वो मुझे कुछ भी सजा दे सकते थे, चैनल बंद हो सकता था। कई लोगों ने सलाह भी दे दी कि सुरेश जान दो, माफी मांग दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, टकराओ मत। मैंने कहा नहीं, टकराएंगे, क्योंकि सत्य के लिए अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊंगा तो भी मैं मंजूर हूं, चैनल बंद हो जाएगा तो भी मंजूर हूं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमारे तब राकेश त्रिपाठी जी उसकी नोटिस का जवाब लेकर संसद में गए थे, तो सौरभ भी उसके साथ थे। तो जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स थे, पार्लियामेंट के सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने कहा कि सुरेश जी क्यों टकरा रहे? अभी जब भी ऐसी बात आई है ना, लोग एक माफीनामा भेज देते हैं, भूल जाते हैं, मांग दीजिए। तो राकेश जी ने कहा कि जैसे कि मैं सुदर्शन को, सुरेश जी को जितने वर्षों से जानता हूं, माफी नहीं हो सकती, बाकी कोई और ऑप्शन है तो आप बताइए। फाइनल ये हुआ कि हमने नहीं मांगी, राज्यसभा को हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की निर्णय करना पड़ा। मैंने तो कहा था कि राज्यसभा हमको कटघरा लगाए, वो तो वहां कटघरा लग सकता है, प्रोविजन है, और हमको बुलाए, हम अपना पक्ष रखेंगे कि हमने ऐसी भूमिका क्यों ली थी। और विशेष बात बताता हूं, तब मेरे खिलाफ साइन करने वाले जो सांसद थे, उनमें से कोई भी जिसका टर्म खत्म हुआ हो वो वापस राज्यसभा में नहीं आया है। ये राम जी की कृपा, हमारी नहीं है। जय हिंद सर। सर, हमारा तिरंगा जो है हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान है। उसमें जो तीनों रंग है वो हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपका जो फोकस रहता है वो हरे रंग पे रहता है कि हरे रंग को निचोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छा हुआ ये प्रश्न आया है। एक तो
तीनों रंग जब मिल जाते हैं तो तिरंगा बनता है। ये ध्यान रखना, अलग अलग रंग मिलकर नहीं, तीनों रंग मिल जाते तब तिरंगा बनता है। और तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है और उसके लिए हमारे शूरवीर बलिदान देते हैं, हम भी देने के लिए तैयार है और उसके लिए जान निछावर है। उस पे तिरंगे पर कोई सवाल नहीं है। भगवा हमारा देश का सांस्कृतिक झंडा है और इसके लिए भी बलिदान के लिए हम सदैव तैयार हैं। हमारे करोड़ों पुरखों ने बलिदान दिया है और ये हमारा प्रतीक है, इस पे भी हम अड़िग हैं। हरा रंग इस्लाम का वास्तविक प्रतीक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? आजम खान एक इंटरव्यू में कहता है कि हरा रंग थोड़ी इस्लाम का है। इस्लाम का रंग तो जो आपने पहना है ना, काला, ये है। देख लेना आईएस के सारे लड़ाके कौन सा रंग पहनते हैं? काला रंग पहनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदुओं का भगवा है तो काउंटर पार्ट में हरा रंग लेकर इस देश का विभाजन करके पाकिस्तान का झंडे का जो रंग है वो हरा है। हरा रंग इस्लाम का प्रतीक नहीं, हिंदुस्तान में इस्लाम के विद्रोह करके इस देश के भूमि का विभाजन करने का रंग है। इसलिए मेरा उसको विरोध था, है और रहेगा। सर जय हिंद। मेरा ये सवाल है कि 15 वर्षों से सुदर्शन न्यूज़ राष्ट्र की अलग को जगा रहा है, पूरे देश ही नहीं विश्व में भी। सवाल ये है कि जब कुछ चैनल जो है वो अश्लील विज्ञापन देके अपना जो है अश्लील विज्ञापन भी देते हैं और अपनी क्या कहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं। सवाल ये है कि मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, जब भी कोई ऐसे विज्ञापन आप हमारे चैनल पे आता है तो आप सिरे से नकार देते हैं उसको, ऐसा क्यों? इतना ही नहीं, मैं सब आप लोगों को तो पता होगा, दर्शकों को भी बता दूं कि अश्लील तो छोड़ो, उसका तो सवाल ही नहीं। सुदर्शन पर पेप्सी कोक का भी आपने कभी विज्ञापन देखा? कभी नहीं, कभी नहीं। और मैं कहता हूं कि जो चीज सुरेश चौहान के नहीं पी सकता, जो मेरे हित की नहीं है, ना मेरी जरूरत की है, ना मेरे फायदे की है, तो मैं वो हिंदुस्तान के लोगों को पीने के लिए कैसे कहूं? ऐसा बिजनेस दृष्टिकोण मेरा नहीं है। एक और हमारे सुदर्शन के गेट पे आप लोग जहां से एंट्री करते हो वहां पर बोर्ड लगा है, जैसे एयरपोर्ट पे लिखा होता है ना कि आप हथियार लेके नहीं जा सकते, धारदार चीज लेके नहीं जा सकते, फलानी चीज लेके नहीं जा सकते, वैसे सुदर्शन के गेट पर बोर्ड लगा है कि यहां से आगे आप पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेके जा सकते। और अपने कार्यालय में कैंटीन में भी उसकी जरूरत नहीं है और नहीं होता है, इसलिए हेल्दी खाना बनता है, ऑर्गेनिक खाना बनता है। इसलिए सुदर्शन में कोई कोरोना का पेशेंट भी नहीं मिला है। तो जो चीज मैं नहीं पीता तो हम क्यों दूसरे लोगों को पीने के लिए कहे? और पेप्सी केवल हमसे पैसा नहीं लेता है, पेप्सी हमसे जो मुनाफा लेता है, कोक जो हमसे मुनाफा लेता है, वो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को फंड करता है चैरिटी के नाम पर। इस देश में धर्मांतरण पैसे देकर ईसाई बनाने का खेल खेलने वाले चर्च को पेप्सी फंड करता है। और इसलिए मैं जब एक पेप्सी पीऊंगा तो 10-15 रुपए के पेप्सी के 30 पैसे का पानी और बाकी सारा मुनाफा उधर चला जाएगा, जो षड्यंत्र से इस देश में अपना साम्राज्यवादी विस्तार करेंगे। इसलिए भी मैं नहीं पीऊंगा, ये मेरा संकल्प है। इस आरामदायक जीवन में जो कोई भी मंत्री, एमपी वो कदम नहीं उठाया, अब सिर्फ एक पत्रकार होकर भी अपने भारत की आखिरी गांव राज्यों में जाकर उस गांव को गोद लिया, उस गांव को विकसित करने की काम आप जो कदम लिया है, जो आप सिर्फ एक पत्रकार होकर भी आपने ये कदम लिया। ये प्रश्न बहुत जरूरी है, बाकी पत्रकारों ने भी बड़े ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, एक मैं पत्रकार हूं तो वैसे देखा जाए तो मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं स्टूडियो में खड़ा रहूं, इसी स्टूडियो से मैं अपनी बातों को करूं, तो भी मुझे ये कोई पूछेगा नहीं कि आपने कोई काम कम किया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि काम आपका केवल बोलने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल बोलना तो तोते को भी जब सिखाया जाता है ना तो तोता भी बोलता है, आपको पता होगा। तो फिर हमारे में और तोते में क्या फर्क है? और हम तो, अगर हम अपने आप को शेर समझते तो शेर तो जंगल में भी जाता है ना। तो हमने कहा कि हम वहां भी जाएंगे जहां टकराना हो, जहां चैलेंज हो, लेकिन क्या हम केवल संघर्ष करेंगे? मेरे एक अच्छे मित्र ने, जो कि मेरे से सीनियर कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि सुरेश, हमेशा ध्यान रखना, जिस संघर्ष के पीछे सेवा का पुण्य है उसका संघर्ष सुरक्षित रहता है। सूत्र क्या है? जिस संघर्ष के पीछे सेवा का पुण्य है वो संघर्ष सुरक्षित रहता है। तो आप देखिए,
सबसे संघर्षशील हमारे जो सिख भाई है वो जूते तक गुरुद्वारे में दूसरे के साफ करते हैं, उसको सेवा कहा जाता है। हमने कहा कि इस देश के अंतिम गांव जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं, गाड़ी नहीं, सड़क नहीं, रास्ता नहीं, उसके भी विकास की हम बात करेंगे। हम हिंदुस्तान का निर्माण गांवों के विकास के बगैर नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम जाके करके दिखाएं। अच्छा, जिसको सरकार ने करना चाहिए था लेकिन आज से 70 वर्षों में सरकार नहीं कर पाई, तो हम करके दिखाते हैं। हाँ, हमने पूरा कर दिया ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हमने शुरुआत की। वहां गए, 10-12 घंटे तो जाने में लगे। ऐसी सड़क थी कि सड़क कहाँ है ये पता नहीं होता था। यहाँ तक कि ये कहा गया कि वहाँ मेरे जाने के पहले ही कुछ लोगों में माहौल पैदा किया गया कि अरे ये तो ईसाई विरोधी है और ये तो ईसाई गांव में आ रहा है, 100% ईसाई स्टेट, 100% ईसाई गांव। तब लोगों ने कहा कि नहीं, आ रहा है, सुन तो लेते हैं। और जब मुझे सुना तो उनके ध्यान में आ गया कि ये क्या है। और आज वो गांव मेरा गांव है और इसलिए वहाँ के बच्चों को मैं पत्रकार बनाने के लिए लगा हुआ हूँ। वहाँ के विकास की कमिटमेंट है। हमने और भी कई गांवों को गोद लिया। क्या किसी चैनल का काम है कि किसी डैम में मट्टी बनी हो इसलिए उसकी कैपेसिटी पाने की कम हो गई हो, उसको कम करना उसका काम है? वो तो केवल खबर चलाता है, चिल्लाता है, भ्रष्टाचार हुआ, ये बातें करता है। हमने कहा सरकार नहीं कर रही है ना। हमने वहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तहसील के हमने एक डैम पे जाकर 10 करोड़ लीटर मट्टी वहां से उठाई। हमने क्या किया, केवल जिन खेतों में मट्टी कम हो गई थी हमने उनको कहा कि आप लेके जाइए, हम निकाल के देंगे। तो सरकार के बजट से 5% में हमने उस गांव में 10 करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था की। वहां का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 3 मीटर ऊपर हो गया। तो अगर एक चैनल कर सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और जमीन पर जब तक उतरोगे नहीं तब तक आपको वास्तव पता नहीं चलेगा। तो ये मेरी नॉर्थ ईस्ट वालों मेरे से ये मैसेज देते हैं कि आपको शुक्रिया अदा दें, क्योंकि ये नेशनल चैनल कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में जितना भी बड़ा खबर हो, जितने भी बड़े हो, फिर भी ये नेशनल चैनल में आती नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ नेशनल चैनल में नॉर्थ ईस्ट को जगह ही नहीं दिया, उसके लिए एक स्पेशल चैनल भी करवाया। उसमें रोज कोशिश करते हैं कि एक नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ बुलेटिन में जाए। तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट वालों आपको ये बिग थैंक यू। बिल्कुल, मुझे कई लोग ये पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो ज्यादा, क्योंकि देखिए चैनलों की रचना क्या है, जहां टीआरपी है वो घटना सच है नहीं है पता नहीं। और हिंदी चैनल तो क्या करते हैं, हिंदी कहने के लिए तो हिंदी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, हिंदी ये हो, फलाना हो। लेकिन आप हिंदी चैनलों पर देखेंगे केवल हिंदी भाषी राज्यों की खबरों को ही ज्यादा दिखाते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार की खबरों को, एनसीआर की खबरों को ज्यादा वैल्यू देते। हमने कहा कि हमने तो टीआरपी के लिए चैनल चालू नहीं किया है, हमने तो एक उपाय के रूप में चालू किया है। तो आपके शरीर में आप सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? जो सबसे संवेदनशील हो, जिस पे कोई खतरा हो। मेरे देश का सबसे सुंदर क्षेत्र पूर्वोत्तर है जो चेहरे जैसा है, इसलिए मैं अपने चेहरे का भी ध्यान दे रहा हूं। और सबसे खतरनाक देश विरोधी कार्रवाइयां वहां चल रही थी, इसलिए भी मुझे वहां पर जाकर बात करनी चाहिए। मैंने वहां के कुछ ईसाई परिवारों को पूछा कि आप कैसे ईसाई बने? तो उन्होंने कहा बस हमारे पास ईसाई छोड़ के कोई आया ही नहीं। कभी कोई हिंदू साधु आता, कभी मिलता, हमारे दुख को पूछता, बात करता, कम से कम हमको जानकारी होती तो शायद हम हिंदू भी बन जाते या ईसाई नहीं बनते, हिंदू रहते। तो मैं भारत के साधुओं को भी कहता हूं, क्या आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट से छोड़ दो, फलाना स्टेट कश्मीर अब जाना ही नहीं है? भाई हमारे ही लोग हैं, हो सकता है किसी भी कारणों से इधर उधर पूजा पद्धति में गए हो, जाइए, मिलिए, बात करिए। और मैं भारतीय व्यक्ति का स्वभाव जानता हूं और विश्व के मनुष्य पर यह लागू होता है कि जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं तो दूरियां कम होती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मेरे से दूर नहीं, मेरे दिल के पास है। कि आप एक न्यूज़ एंकर, एक चैनल के सीएमडी, एक चैनल के मालिक हैं, इसके साथ ही आपकी एक और संज्ञा है हिंदू हृदय सम्राट। आपको इन 3 संज्ञाओं में ये संज्ञा कैसे भिन्न लगती है? ऐसा कोई मुझे भ्रम नहीं है। कुछ लोगों को कहने में अच्छा लगता होगा तो मैंने कभी उसको रोका नहीं है। हृदय में आप सम्राट मांगने से बन नहीं सकते, पहला ध्यान रखना। शायद भूमि के सम्राट आप फिर भी बन सकते हैं कि आपने किसी भूमि पे कब्जा किया, आपका शासन लागू किया और आप राजनीति के हो या राज के परिवार के हो, आप सम्राट बन गए। लेकिन हृदय में राज करने के लिए हृदय में जाकर बसना पड़ता है। अगर मैं ऐसा काम इस धर्म के लिए करूं तो मैं हृदय में लोग मुझे स्थान देंगे।
कोई मुझे कुछ कहे ना कहे, अपने आप कहेंगे, इसलिए मुझे कोई ये पदवी लगानी चाहिए ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। पिछले 15 सालों में आपने जो मुद्दे उठाए थे, राम मंदिर हो, जाकिर नायक हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, सीए हो, ऐसा कोई वाक्य जो सरकार ने स्वीकार किया लेकिन जनता तक वो नहीं पहुंच पाए, ऐसा कोई वाक्य हो जो जनता के साथ आप साझा करें? नहीं, बिल्कुल। पहले तो ध्यान रखना कि जब तक जनता स्वीकार नहीं करती तब तक कोई भी सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधित्व को मानते हैं। इसलिए हमने जो मुद्दे उठाए, आपने देखा होगा जनसंख्या, मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे आप तो प्रधानमंत्री या सरसंघ चालक या पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जाकर कन्विंस करिए, पूरे देश की यात्रा क्यों करें। तो मैंने कहा कि नहीं, देश जब तक कन्विंस नहीं होगा तब तक ये कानून कभी नहीं बनेगा। तो मैंने तो 70 दिन 20,000 किलोमीटर की जनसंख्या के लिए जो यात्रा की, जिसमें सारे खतरे थे, सारे खर्चे थे, उसके बावजूद इसलिए की क्योंकि देश कन्विंस होना चाहिए, जनता कन्विंस होनी चाहिए। मीडिया ने नेताओं को कन्विंस करने के बजाय जनता को कन्विंस करने का काम किया तो सरकारों का भी काम आसान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। पहले पत्रकार हैं जो समाधान दोनों को, पत्रकारिता के साथ साथ पत्रकारिता को आपने एक जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया, तो इस तरीके की पत्रकारिता करने का जो आपका विचार था वो किस तरीके से आया? क्योंकि भारतीय मीडिया में आपके पत्रकारिता को लोग ये भी कहते हैं कि एजेंडा चला रहा है, संगठन से है, संघ से है। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि सुदर्शन एक एजेंडे के तहत आया है और उस एजेंडे का नाम है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। कोई संकोच नहीं, कोई छुपी नहीं, पर्दे के पीछे के बात नहीं, दिल में एक बाहर एक, कुछ नहीं। क्योंकि मेरी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कोई कबीली संस्कृत संकल्पना नहीं है, पूरे राष्ट्र को वसुधैव कुटुंबकम कहने वाली संकल्पना है। एक बात, एजेंडा चला रहा हूं, उसके पूर्ति के लिए सब कुछ कर रहा हूं, इसमें कोई संकोच नहीं। सवाल ये भी है कि आपके ऊपर इस तरीके के भी आरोप लगते हैं। आप अयोध्या गए थे, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि राम मंदिर के मुद्दे पे तमाम वहां पे बड़े पत्रकार थे, आप भी पहुंचे हुए थे। ये चल रही थी कि काशी मथुरा को लेकर के आंदोलन की भूमिका बनाने की योजना सुरेश चौहान के तैयार करने आया है। ये तो मेरी पहले तो ये कोई नई भूमिका नहीं है, ये तो मेरी पहले से भूमिका है। केवल अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, इस देश के 4 लाख मंदिर जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं, उसकी मुक्ति की बात मैं पहले से करता हूँ, नया नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्या, मेरा हमेशा फोकस रहता है अगले में 10-12 काम आप लोगों को भी जब बताता हूं तो आपको पता होता है कि ये काम खत्म होने के पहले अगला काम, वो खत्म होने के पहले अगला काम का प्लानिंग होता है। तो जब मंदिर बनना शुरू हो गया तो अभी हमारा काम क्या बचा है, वो मंदिर अपने आप बनने वाला है, वहां जाने की जरूरत नहीं, अभी मथुरा और काशी बनाना है। 15 वर्ष सुदर्शन को चलते हुए हो गए, ऐसे भारत के और कितने मंदिर हैं जिनकी आजादी की लड़ाई अभी आप लड़ेंगे? क्योंकि अब 16वें वर्ष से शुरू हो चुका है। मैंने कहा ना कि ये 4 लाख ऐसे मंदिर हैं। और देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने जीवन में दक्षिण की यात्रा पर वो जब गए थे, एक जगह रुके तो उनको पता चला कि यहाँ कुछ वाइब्रेशन बहुत आध्यात्मिक है। तो उन्होंने पूछा, रात्रि का समय था, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ कभी बड़ा शिव मंदिर था। तो उन्होंने कहा था मतलब? बोले हाँ, अब उस पर मस्जिद है। तो उन्होंने कहा कल उस मस्जिद को गिराओ, दोबारा मंदिर बनाओ। तो उनके सरदारों ने कहा कि महाराज जी, हम तो दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम दूसरे के धर्मों का तब तक सम्मान करते हैं जब तक वो हमारे धर्म का सम्मान करता हूं। अगर मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है तो वहां दोबारा मंदिर बनेगा। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज सही थे, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। सबसे पहले तो 15 वर्ष पूरे होने पर आपको बधाई, क्योंकि आप ही हैं जो हम सबको लेकर चल रहे हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। आज जहां मीडिया को साफ सीधे तौर पर, सीधे लहजे में कह दिया जाता है कि वो बिकाऊ है, एक दबाव के चलते काम करे, वहां आपकी पत्रकारिता, आपका सालों का अनुभव, आपका सोच का नजरिया सबसे अलग है। जब भी हम आपसे वार्ता करते हैं, पहले ही रिजल्ट बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है तो देखना ये होगा, वही कारण निकलता है। कभी डर नहीं लगा या कभी ये मन में नहीं आया कि बाकी चैनल्स में राष्ट्र प्रेम की चीज या राष्ट्र के लिए आवाज इस तरीके से नहीं उठाई जाती जिस तरह से मैं मीडिया में रहते हुए उठा रहा हूं? पहली बात तो जो बिकाऊ वाली बात है ना, इस देश में, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सब कुछ बिकता है। उन्होंने खरीदने का प्रयास भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन जिन्होंने खरीदने का प्रयास किया वही 15 साल पूरे होने पर अब ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि ये समझौता नहीं करते। ये हमारा यश है, इसलिए हम बिके नहीं, और बिकने के लिए बोली लगाने की औकात किसी में नहीं है। अगर हमको खरीदना है तो पैसे की जरूरत नहीं, इस देश के लिए जियो, हमको खरीद लोगे, बस यह हमारी कीमत है। कोई पैसे नहीं चाहिए, इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, हम मुफ्त में मिल जाएंगे। इसलिए
ये तो छोटी हरकत हो गई, अब तो सुदर्शन पे ये कोई आरोप नहीं लगा सकता। रही बात अन्य लोगों ने ऐसा करने की, तो लोग आ रहे हैं, भले मैंने पहले इसका जवाब दिया है कि अब मीडिया में राष्ट्रवादी प्रवाह संकोच का कारण नहीं रहा, लज्जा का कारण नहीं रहा, बल्कि अब ये आनंद और अभिमान का भी कारण बनता जा रहा है। अगर हम आप बात कर रहे थे मीडिया की इन चीजों को लेके, मीडिया में रहते हुए आपने गुरुकुल परंपरा की शुरुआत की, जो बहुत पुरानी परंपरा थी, जो विलुप्त हो चुकी थी, तो ये कैसे आपके विचार में आया कि मीडिया में भी गुरुकुल चलाया जा सकता है? मैंने पिछले 15 वर्ष में सबसे मुश्किल काम मेरे लिए अगर कुछ रहा होगा तो ये काम रहा कि जो पत्रकार आते हैं ना, उनको अपना मुझे जैसा चाहिए वैसा वो बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विभिन्न चैनलों से आते हैं, वहाँ के कई प्रकार की उनकी धारणाएं होती हैं, तो उनकी धारणाओं को बदलना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर वो सुदर्शन में बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, कुछ सालों बाद उसको दूसरा चैनल बुला लेता है, वो चला जाता है, तो फिर उनको बनाओ वो चला जाए, उसमें हर्ज नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा हमारी विचारधारा को छोड़ नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे जैसे पत्रकार चाहिए वो किसी चैनल से लेकर मैं उनको अपना काम बताऊं, इससे अच्छा है कि मैं 100 बच्चों को प्रतिवर्ष अपना गुरुकुल बनाकर उनका रहना खाना पीना सब कुछ करूं, और 2 साल में घर में सिर्फ 2 बार जाएंगे, बाकी पूरा यहाँ रहेंगे, हमारी जो दिनचर्या है भारतीय जीवन शैली उसको अपनाएंगे और हमारी सोच को फॉलो करेंगे, तो क्रांतिकारी पत्रकार हो सकते हैं। हम तकनीकी कारणों से, समय की कमी और इस वर्ष लॉकडाउन के कारण इसको नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मेरा सपना है और मैं अगले वर्ष से इस देश के प्रतिवर्ष 100 पत्रकारों को सुरेश चौहान के बनाने की दिशा में लेके जाऊंगा। और मैं दावा करता हूं कि उसके 10 साल बाद इस देश में 1000 ऐसे पत्रकार होंगे, उनमें से 25% अगर आगे भी नहीं बढ़ पाए, 25% दूसरे प्रोफेशन में चले गए, तो भी 500 पत्रकार ऐसे होंगे जो हिंदुस्तान को दिशा देंगे। एक सुरेश चौहान के अगर हिंदुस्तान को हिला सकता है तो 500 होंगे तो क्या होंगे, सोचिए। आपको अगर एक दिन मिले, सिर्फ एक दिन 24 घंटे, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कानून नहीं, और एक ही कार्य करने अलाउ होगा, तो वो कौन सा ऐसा कार्य होगा जो आप करेंगे? जो रोज मैं करता हूं यही काम करूंगा, क्योंकि मैं अपने काम को ही, देखिए मेरे लिए ये काम कोई काम नहीं है, मेरे लिए ये काम जीवन है। मैं आप लोगों को भी हमेशा कहता हूं कि पत्रकारिता आपकी खून में आनी चाहिए। घड़ी में आएगी ना कि 10 बजे से 5 बजे तक करना है तो पत्रकार नहीं है, वो तो लेबर होता है। आपके खून में आना चाहिए पत्रकारिता। आप सोते हुए, मैं सोते समय भी छोटा दिमाग है ना, उसको बोल के सोता हूँ कि सुरेश सवेरे जब उठना है ना तो इस विषय पे चिंतन करके रखो, इस पे सुबह काम करना है, तो मेरा दिमाग सोते समय भी उसी पे चर्चा में रहता है। तो जीवन में प्रोफेशन और मिशन अलग नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग छुट्टी लेकर देश सेवा समाज सेवा करने जाते हैं। मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा काम सुदर्शन का करोगे उतना ज्यादा देश सेवा होगा, इसलिए मुझे अलग से कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मैं हिम्मत के साथ खुलेआम करता हूं। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने मीडिया के कई दौर देखे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया देश की सेवा को केंद्र बिंदु मानकर अपना चैनल चला रहे हैं? देखिए, जो मैं मानता हूं कि जो वर्तमान मीडिया का दौर है ये परिवर्तन का दौर है, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग मजबूर हैं और बदलना चाहते हैं, बदल भी नहीं पा रहे, कुछ लोगों के लिए बदलना ही पड़ रहा है, कंफ्यूज है। ये दौर जल्दी खत्म होगा और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का मीडिया राष्ट्रवाद पे जाकर स्टेबल होगा। ये मैं आज 2020 अगस्त में आपको बता रहा हूँ। सर, एक सवाल हमारा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आपने इतनी लंबी यात्रा की और पूरे देश में आपने भ्रमण किया, ये कानून बनाने के लिए और भी लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता के साथ साथ जो आप ये कानून बनाने की दिशा में इस सेशन में, मोदी के इस काल में ये तो कानून शायद लॉकडाउन नहीं होता तो उसके पहले ही बन जाता, ऐसा मुझे लगता है। और जब भी अधिवेशन शुरू होगा उस कानून को बनाने के लिए मैं पीछे पड़ूंगा। और आपको पता होगा, आप लोगों के पास भी फोन आते हैं तमाम सांसदों के, 300 से ज्यादा सांसद जिसके पक्ष में है, विपक्ष भी जिसके पक्ष में है, वो कानून बनने से कौन रोक सकता है? हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, इतनी केवल लोगों के मन में धारणा है। तो मोदी जी ने ऐसे कई काम किए जो इसके पहले कभी नहीं हुए। हमने ड्राफ्ट बनाया है, सरकार को सबमिट किया है और मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी 250 से ज्यादा सांसदों ने ड्राफ्ट पर भी साइन की हुई है। सर, मेरा एक सवाल है, अभी कुछ देर पहले जब आपने ये उल्लेख किया कि आप जिस गांव में गए वहाँ पहले ये हलचल हो गई कि आप एक ईसाई गांव में जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि लोगों से मिलना जुलना चाहिए। जिस तरह की आपकी छवि है,
जिहादी ताकतें वैसे ही थर्राती हैं और वैसे ही मुझे लगता है कि वो गेट के अंदर भी आने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। लेकिन कभी अगर सुरेश भाटके को किसी मस्जिद में जाने का निमंत्रण मिलता है, आपका पहला उत्तर क्या होगा? पहले तो ये देखिए, मुझे लगता है ये योगी जी को पूछे गए प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो मेरा उत्तर उनसे अलग होगा। इसका मतलब मैं उनसे असहमत हूँ ऐसा नहीं है, उनके परिप्रेक्ष्य अलग रहा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे मस्जिद में बुलाएंगे तो भी मैं अवश्य जाऊँगा, क्योंकि मैं मस्जिद में जाने के बाद भी जय श्री राम जय श्री कृष्ण ही कहूँगा। तो ऐसे सुरेश चौहान के को अगर कोई मस्जिद बुला रही है तो उसमें क्या गलत है, बुलाए। और वहां जाकर मैं अगर अपने धर्म की वो बात बताऊं कि जिसको भूलकर जिसको छोड़कर वो चले गए हैं जो मेरे सामने हैं, तो मैं दावा करता हूं कि वो वापस आएंगे। तो मैं जाऊंगा तो मस्जिद में शायद अकेला, लेकिन जब वापस आऊंगा तो सारे, इसलिए बुलाए। मैं तो निमंत्रण के लिए तैयार हूं और कहीं भी बुलाए, अकेला बुलाए, आने को तैयार हूं। सर, ये बार बार सवाल आता है मीडिया हाउस में कि इतने कम बजट में आप शुरू करते हैं यहाँ पे, और मीडिया को चलाने के लिए एक बड़ा बजट चाहिए, कैसे मैनेज करते हैं इतने कम बजट में इतनी बड़ी चीज़ों को? हाँ, कुछ लोगों के ये प्रश्न होते हैं, बहुत से लोगों ने कहा भी है, इसके पहले भी कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न भी उठाया है। लेकिन देखिए, ये फर्क है, आपको काम करना है। दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना पैसा है उतना काम करते हैं, दूसरे लोग हैं जितना काम करना है उतना पैसा लाते हैं। हम तो गलत रास्ते से पैसा ला नहीं सकते, इसलिए जितना पैसा है उसमें लक्ष्य वही पूरा करना हो तो आपको रास्ता निकालना चाहिए। और आप सबको पता है कि मेरे पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 तमाम प्लान होते हैं। तो इसलिए अब देखिए, अब ये कार्यक्रम हाई एंड से शूट हो ऐसा सबको लग रहा था, तो हमारे पास बजट नहीं। दूसरा चैनल होता तो 25,000 रुपये खर्च करके यहाँ पर जिमी झीप लाता, कोई ड्रोन लाता, फिर शॉट करता। हमने कहा कि हमारे पास जुनून वाले लोग हैं। वो देखिए, वहाँ ऊपर दर्शकों को दिखा रहा हूँ, वो पत्रकार वहाँ पर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, तो वहाँ जाकर वो शूटिंग कर रहा है। वो वहाँ पर चढ़ना में लज्जा न आने वाला जुनूनी व्यक्ति हमारे पास होना, ये हमारे असेट है जो पैसे से ज़्यादा महंगी है। इस तरीके से पैसे बचाते हैं। बाकी चैनलों में सीईओ अलग से होता है, सीएमडी अलग काम देखता है, एडिटर इन चीफ अलग होता है, या 3-3 भूमिकाएं मैं निभा रहा हूं। और 3 भूमिका जब निभा रहा हूं तो उतने घंटे भी दे रहा हूं। आपको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे सोता हूं। ऐसे में सारी भूमिकाएं अगर आपको करनी है, पैसे नहीं है तो पैसे नहीं इसलिए चुप बैठ जाओ, ये काम नहीं करना है, उसका सोल्यूशन निकालो, चला रहे हैं। और अभी देखिए ना, अब कोविड में तमाम जो तुरम खान अपने आप को समझ रहे थे, उनका बजट भी तो कम हुआ है ना। तो फिर जब मजबूरी में कम करना है, उससे अच्छा है कि जरूरी में कम करो। सर, एक सवाल मेरा भी है। आपका जो बहुचर्चित शो है बिंदास बोल, उसमें आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कठमुल्ले, जो कि समाज में भी बहुचर्चित है, तो वो जो शब्द है वो किन लोगों के लिए है? एक होता है मुल्ला, और जो कट्टर होता है उसको कहते हैं कठमुल्ला। तो मैं मराठी भाषी हूँ, हिंदी में मुझे बहुत ज़्यादा शब्द शुरू में मेरे पास नहीं थे, हालांकि शायद अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी है ऐसा लोग कहते हैं कि मैं मराठी भाषी हूँ, ये भी लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन फिर अब हमारे यहाँ मराठी में अगर गुस्सा आ जाए मुसलमान के प्रति, तो वो जो छोटी चीज़ें पहनते ना, कम बड़े छोटे भाई का पायजामा, छोटी टोपी, तो उसको मराठी में लांडा कहते कि छोटी चीज़, लांडी चीज़। तो मराठी में बाला साहब ठाकरे उनको कहते थे लांडे। तो अब यहाँ आके मैं बोलूँ तो शायद यहाँ कुछ राज्यों में तो गाली भी है, तो मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई ऐसा शब्द चाहिए था। तो मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ मुल्ला तो कहा जाता है, तो मैंने कहा कठ मुल्ला कहेंगे। आज वो शब्द प्रचलित हो गया है, वो उन्हीं पे लागू होता है जो कट्टर हैं, जो सज्जन हैं, उनको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ के 15 साल पूरे हो गए, 15 साल शौर्य के हुए, 15 साल बलिदान के हुए, 15 साल संघर्ष के हुए। आगे भी संघर्ष चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाते हैं। और लक्ष्य की तरफ चलने के लिए हमने जो कदम उठाए वो कदम तभी रुकेंगे जब इस लक्ष्य पर हम पहुंच जाएंगे। हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने संपादक जी से बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे वैसे सवाल किए जो लगता था कि इसका जवाब देने में शायद सर को तकलीफ होगी, लेकिन काफ़ी सहजता से उन्होंने समझाया। और मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे गए हैं, अब हमारे जो कुलीग है, हमारे जो साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछना चाह रहे हैं लेकिन अभी पूछ नहीं पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में काम करते हुए इन सवालों के जवाब उनको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
शब्दों की है तेज धार। एडिटर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर मैं संसद के अंदर होता तो नरेश अग्रवाल का कॉलर पकड़ करके घसीट करके बाहर लाता। राज्यसभा में आकर कटघरे में खड़ा होकर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले रहा हूँ। जब बात हो देश की, जो करे आप मुझे क्या मुसलमान साहब ने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे क्या आपसे? कहूँ मैं, ये आपको पूछ लेकिन आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं आप